हिंदू मुसलमान यूनाइट हो या ना हो, वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं। मेरे लिए प्रायोरिटी है ये समझना है कि एक देशवासी ये समझे कि इस टेररिज्म का प्राइमरी टारगेट हिंदू है और हिंदू जेनोसाइड एक रियलिटी है। 90 से जो जेनोसाइड हुआ उसकी कंटिन्यूटी में ये टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, क्योंकि जब तक हम इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हिंदू जेनोसाइड है, हम जो परपेट्रेटर्स हैं, आतंकी संगठन है, पूरा इकोसिस्टम है, उसे इंसुलेट कर देंगे फ्रॉम एक्शन। तो ये जो इस समय पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करना और अपने सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉस्ट करने में या बनाने में या उसको आगे बढ़ाने में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिनायल ऑफ जेनोसाइड या हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज ना करना की दिशा में भी जा सकती है। क्या ऑनलाइन शादी को लेकर के भी कोई बात हुई, चर्चा हुई? इनकी शादी ऑनलाइन हुई थी, यानी ये जिस समय शादी हुई तो जो इनकी पत्नी है अभी वो पाकिस्तान में थी और ये यहाँ पथवार में थी। तो काजी और उनको बैठा के और जो भी इस्लामिक रिचुअल्स रहते हैं उसके हिसाब से केवल इतना ही था कि स्क्रीन्स पे दोनों को लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठा के इनका निकाह हुआ था। उसके बाद इनकी मैरिज रजिस्टर भी हुई थी। इनकी मदर जो है वो पाकिस्तान गई थी। बेसिकली ये लड़के की मामा की बेटी। मुस्लिम समाज के लोग ही अपनी समस्या को फिक्स कर सकते हैं कि हमारा समाज एक उल्टी दिशा में ना जाए, रेडिकलाइज ना हो, इंडोक्ट्रिनेट ना हो, खुद कुछ बम्बर ना बने, आतंकवादी संगठन ना चलाए, आतंकवादियों के साथ ना मिले। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमान की है और मुसलमान अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा तो फिर देश में समस्या उत्पन्न जैसे हुई है वैसी होगी, आगे भी चलेगी। और फिर सोल्यूशन जो है मुझे नहीं लगता कि स्टेट के असर्टिव रोल के बिना किसी तरीके से आ पाएगा, जिसमें वायलेंस जो है वो निहित है, हिंसा जो है वो निहित है। अगर स्टेट एक्ट करेगी तो वायलेंटली एक्ट करेगी अगेंस्ट वायलेंस, और अगर रिफॉर्म आप कर सकते हैं तो ये मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज की समस्या को फिक्स करें। लेकिन अंकुर जी, जिन लोगों ने धर्म पूछ के उन पे गोलियां चलाई वो तो आतंकवादी थे ना, हर मुसलमान आतंकवादी तो नहीं है। और जो आपने और मैंने और पूरे देश ने देखा जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी बाहर आई, ऐसा आज से पहले तो नहीं हुआ था कभी। और लोग चाहते हैं कि हमें इस आतंकवाद से छुटकारा मिले। ओवरग्राउंड वर्कर अगर कोई है, वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और उन्होंने इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया। और जिस समय हिंदू धर्म अपनाया तो उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। मीडिया ने पूछा कि आपने क्यों अपनाया। तो अब किस तरीके से उनके कुछ कथनों को निकाल के उनके ऊपर पूरे देश में FIR फाइल होने का एक प्रकरण बन गया। तो उसी क्रम में श्रीनगर में भी एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए याचिका दी। मीनल खान को कोर्ट से जो है एक राहत मिली है और उसकी जो है वापसी हो गई है बाघा बॉर्डर से। लगभग जा चुकी थी लेकिन फिर से उसको वापस लाया गया है और आज जम्मू में है। हमारे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा जी मौजूद है जिनके प्रयासों से ये सब हो पाया है। बात करेंगे। अंकुर जी, कितना समय और कैसे आपने कोर्ट को मनाया कि ये यहाँ पे वापस जो है आ सकें? क्या कुछ करना पड़ा इसके लिए? देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हिंदुस्तान में रह रहे हैं सबको वापस भेजा जाएगा और उस निर्णय का सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया और आम जनमानस ने भी स्वागत किया। अब उसी आदेश में 2 तरीके के पाकिस्तानी नेशनल्स को वापस ना भेजने का भी निर्णय लिया गया था। एक वो जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स हैं और दूसरे वो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं, LTV जिसे कैटेगरी कहते हैं। बाकी जितने भी थे जहाँ पे पढ़ रहा है, घूमने आया है, सबको वापस भेजना और वो ज़रूरी भी था पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। तो इसी आदेश के आधार पे हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये कहा कि ये मीनल खान जो हैं, शी इज़ मैरिड टू एन इंडियन सिटीज़न और इंडियन सिटीज़न इनके हस्बैंड हैं। उस ग्राउंड पे ये एलिजिबल हो जाती हैं LTV अप्लाई करने के लिए। इन्होंने LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया भी हुआ है और उसकी फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू रहती है, फाइनल स्टेज ग्रांट होने से पहले, वो भी पूरी हो चुकी है और इनके फेवर में रिकमेंडेशंस MHA को भेज दी जा चुकी है। 4 अप्रैल 2025 को 30+21 51 दिन की एक टाइमलाइन है कानून में कि उसके अंदर अंदर डिसीजन हो जाना चाहिए लॉन्ग टर्म वीज़ा पे। तो वो 4 अप्रैल को वो समय भी ख़त्म हो गया था। तो जब वो समय ख़त्म हो जाए तो लीगल प्रिजम्पशन ये रहती है कि जब तक ये ग्रांट नहीं हो जाता या हायर लेवल पे गवर्नमेंट के लेवल पे रिवोक नहीं हो जाता या कैंसिल नहीं हो जाता, तो अगर 51 दिन में निर्णय नहीं लिया गया तो डीम्ड ग्रांटेड माना जाएगा। वो माना जाएगा कि है इनके पास अभी निर्णय हो रहा है लेकिन इनको छेड़ा वेड़ा नहीं जाएगा। तो इस श्रेणी की ये महिला थी जो मथवार के हंदवाल
गांव में, भलवाल तहसील डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल तैनात हैं। तो इस आधार पे हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिस दिन इनको पुलिस ने राउंड अप किया, उसी दिन सवेरे पिटीशन फाइल हुई। तीसरे दिन पिटीशन लगती है, लेकिन कोर्ट में मेंशनिंग एक प्रोसेस रहता है, मेंशन करके आप अर्जेंसी बता के सेम डे केस लगवा सकते हैं। सेम डे केस लगा, सेम डे सुनवाई हुई, बहस हुई, 40-45 मिनट कोर्ट में इसकी डिटेल्ड जो है वो बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, एक एक कागज़ देखा गया, कानून देखा गया, और अंततः एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया, जिस इंटरिम ऑर्डर के आधार पे इन्हें वाघा अटारी बॉर्डर से वापस भेजा गया, क्योंकि सवेरे इन्हें ले जाया जा चुका था, दोपहर को ट्रैवलिंग हो गई थी, जिसमें कोर्ट की सुनवाई थी, तो ये अटारा वाघा बॉर्डर पे पहुंची हुई थी, और फिर आदेश की प्रति कॉपी मिलने में भी समय लगता है। उस दिन गेट्स बंद होने के कारण बात अगले दिन पे चली गई थी। तो कोर्ट का ऑर्डर जब सर्व किया गया, उसमें भी बहुत मशक्क़त रही, एमएचए इन्वॉल्व हुआ, यानी उन्होंने डायरेक्शंस जो लेनी थी कि कोर्ट ऑर्डर के आधार पे अब क्या करना है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वहाँ पे थे, तो काफ़ी मशक्क़त हुई। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इनका पासपोर्ट तकरीबन स्कैन होके पाकिस्तान इनको भेजा ही जा चुका था, कि अंततः फिर क्लैरिटी आई ऑर्डर के आधार पे, और फिर ये डिसाइड किया गया कि इन्हें वापस भेजा जाएगा। तो कल शाम को इनको वहाँ से रवाना किया गया, और फिर इनका सुबह 3 बजे मेरे मोबाइल में एसएमएस आया था कि हम घर पहुँच गए हैं। 3 बजे इन्हें जम्मू में उतारा गया, उसके बाद ये अपने घर पहुँचे। अंकुर जी, क्या ऑनलाइन शादी को लेकर के भी कोई बात हुई, चर्चा हुई? इनकी शादी ऑनलाइन हुई थी, यानी ये जिस समय शादी हुई तो जो इनकी पत्नी है अभी, वो पाकिस्तान में थी और ये यहाँ पथवार में थे। तो काजी और उनको बैठा के, और जो भी इस्लामिक रिचुअल्स रहते हैं उसके हिसाब से, केवल इतना ही था कि स्क्रीन्स पे दोनों को लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठा के इनका निकाह हुआ था। उसके बाद इनकी मैरिज रजिस्टर भी हुई थी। इनकी मदर जो है वो पाकिस्तान गई थी। बेसिकली ये लड़के की मामा की बेटी है, सगे मामा की। तो पहले से पारिवारिक रिश्ता था, तो ये गई, तो वहाँ पे पाकिस्तान में इनकी मैरिज भी रजिस्टर हुई, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे लाए गए थे। तो इस बात कोर्ट ने ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि क्या ऑनलाइन मैरिज इस्लाम में अलाउड है, क्या ये वाकई में सही मैरिज है भी या नहीं। तो फिर उस पर अभी चर्चा हो सकता है, आगे भी हो, उस पर कोई पहली डेट में कोई निर्णायक बात कोर्ट कभी नहीं कहता है। ये क्वेरी थी कोर्ट की, जिसपे हमें कोर्ट को सेटिस्फाई भी करना है। पाकिस्तान में रजिस्टर भी हो गई, अगर अन इस्लामिक तरीके से की गई होती तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आती। और लेकिन इतना बड़ा मामला ये नहीं है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कह दिया, और अब तो कोहैबिट भी कर रहे हैं, साथ रह भी रहे हैं, मैरिज कंज्यूमेट भी हो गई है, बाकी जो सेरेमनीज इन्होंने ऑब्वियसली यहाँ पे भी की होंगी, तो इतना बड़ा मुद्दा वो मुझे लगता नहीं है। लेकिन एक लीगल क्वेश्चन अगर उठा है तो उस पर जवाब दिया जाएगा। केरला हाईकोर्ट की भी एक इसमें जजमेंट है कि ये वैलिड रहता है, तो कोर्ट को पूरे तरीके से इस संबंध में असिस्टेंस दी जाएगी। और मीनवाइल जो इनका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जो ग्रांट होने ही वाला था कि पहलगाम अटैक और ये परिस्थिति बनी और इन्हें भेजा गया, उस पर भी भारत सरकार अब निर्णय लेगी। तो अभी केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। आने वाली कुछ और तारीखों में आगे बिल्कुल स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। क्या पाकिस्तान में मैरिज रजिस्टर जो हुई है यहाँ पे मान्य होगी? देखिए, हस्बैंड वाइफ हैं और मैरिज कहीं पे भी रजिस्टर हो, और दोनों व्यक्ति कोर्ट के सामने खड़े हो कि ये कह रहे हों कि हमने शादी की है, और उसी के आधार पे भारत सरकार ने वीज़ा दिया हो, जो पाकिस्तान से आने के लिए जो वीज़ा चाहिए था इस लेडी को, वो तो भारत सरकार ने दिया, और दिया एज वाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन, उसका नाम लिख के। तो भारत सरकार ने तो मान्यता प्रदान की है उस शादी को, इसलिए तो वीज़ा इशू किया है ना। अंकुर जी, कितनी एलटीवी भी इसी आधार पे। देखिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका हस्बैंड या वाइफ इंडियन नेशनल नहीं है। तो ये वो कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया लॉन्ग टर्म वीज़ा, जिसके आधार पे आप यहाँ पे रह सकते हैं, आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता, कानून है भारत सरकार का। इसी आधार पे किया कि ये इनकी वाइफ है, तो वो एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो एलटीवी भी जो अप्लाई हुआ और जो प्रोसेस हुआ, फाइनली रिकमेंडेशन भी हो गई, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार ने इनकी शादी को मान्यता प्रदान की है। अंकुर जी, कितनी बड़ी राहत है ये मीनल खान और उसके परिवार के लिए? देखिए, ये तो अब आप उनसे आपको मौका मिले बात करें, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से देखें तो ये तो बहुत बड़ी राहत है। पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है यहाँ से जाने पे वहाँ पे, और वहाँ से आने पे यहाँ पे।
लेकिन इसमें जो कानूनी पहलू है केवल उसी को आधार बना के कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, और इसमें आधार भी कानूनी पहलू ही है। इमोशनल ग्राउंड के आधार पे पाकिस्तान के संबंध में आप कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अंत नहीं है। फिर आप उनके क्रिकेटर्स को भी अब बुलाना शुरू कर देंगे यहाँ पे, या उनके जो सिंगर्स हैं या दूसरे लोग हैं उनको भी, और फिर टेरर भी एक्सपोर्ट होता रहेगा। तो ये कोलैटरल डैमेज तो होना ही है। अब भारत सरकार ने ये तय किया कि एलटीवी वालों को नहीं भेजेंगे। अगर भारत सरकार ने ये तय नहीं किया होता कि एलटीवी वालों को नहीं भेजेंगे, तो कोर्ट में हम पिटीशन भी फाइल नहीं करते। तो इनफैक्ट भारत सरकार के आदेश का क्रियान्वयन करवाने के लिए ही हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, क्योंकि भारत सरकार के आदेश को यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने प्रॉबेबली ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, और कोर्ट ने भी कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या कोई इमोशनल ग्राउंड पे कि भाई बीवी पति से बिछड़ रही है, जो पाकिस्तानी उसको वापस जाना है, बिछड़ेगी तो बिछड़ेगी, उसमें कोई लिहाज वाली तो कोई बात है नहीं। बच्चे माँ से बिछड़ रहे हैं, कोई लिहाज वाली बात नहीं है। लार्जर कॉजेज के लिए सभ्यताओं की लड़ाई वाली बात है, उसमें वॉर लाइक सिचुएशन है, उसमें इस तरीके की। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि एलटीवी और डिप्लोमेटिक वालों को यहाँ पे रखना है, तो फिर उसका पालन होना चाहिए। इंडिया इज़ अ सोसाइटी बेस्ड अपॉन रूल ऑफ लॉ, और कोर्ट ने भी आदेश पारित करके, पिटीशन एंटरटेन करके ये बताया कि कोर्ट्स आर आल्सो गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इस तरह के जो बाकी केसेस भी होंगे उनको भी इस चीज़ का लाभ होगा? हाँ, जो एलटीवी कैटेगरी में आएंगे, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहे हैं, अप्लाई किया है, प्रोसेस हो गया है, पॉजिटिव रिकमेंडेशंस हैं, वो उन पे अप्लाई होगा। लेकिन अभी तक तो डिपोटेशंस कैरी आउट हो गई है। मुझे लग रहा है कि कल या आज शाम को बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा, प्रॉब्ली आज ही बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। जो डायरेक्ट यहाँ से उठा के भेज रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अगर किसी को अब भेजना होगा तो थर्ड कंट्री, नेपाल से, किसी और जगह से, दुबई से, वहाँ पे भेज के भारत सरकार भेजेगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। एक, क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज हो रहे हैं, बॉर्डर्स बंद हो रहे हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है। तो जिन लोगों ने लाभ लेना था, मेरे ख्याल में अभी तक लिया है। एक और व्यक्ति है जिसको कोर्ट के आदेश पे रोका गया है। अंकुर जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें, आपका एक दूसरा केस भी है, वसीम रिजवी जितेंद्र सिंह त्यागी जो अब है, उस केस में भी आपको सफलता मिली है। उसमें कैसे देखते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए, वो वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, और उन्होंने इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया। और जिस समय हिंदू धर्म अपनाया तो उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। मीडिया ने पूछा कि आपने क्यों अपनाया। तो अब किस तरीके से उनके कुछ कथनों को निकाल के उनके ऊपर पूरे देश में एफआईआर फाइल होने का एक प्रकरण बन गया। तो उसी क्रम में श्रीनगर में भी एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए याचिका दी थी, जो प्राइवेट कंप्लेंट में बदल के कोर्ट ने मुकदमे के रूप में उन पे काम चलाने का काम किया था। अब उनकी सर्विस नहीं हो पाई थी, तो डेट पड़ती थी, वो वहाँ पे पेश नहीं होते थे, तो कोर्ट ने आदेश निकाला था कि एसएसपी श्रीनगर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये जहाँ पे भी हैं वहाँ पे जाएंगे, इनको अरेस्ट करेंगे और श्रीनगर कोर्ट में सामने यहाँ पे पेश करेंगे। इन्होंने आरोप ये था कि इस्लाम को लेके कुछ टिप्पणियाँ की हैं जो उनके हिसाब से ऑफेंसिव थी और डेरोगेटरी थी। तो इस कंप्लेंट केस को हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी, और जो जिस बात को आधार बना के ये कंप्लेंट केस फाइल की गई थी, उसमें जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है, उसके आधार पे ये बनाया था कि इन पे केस नहीं बनता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आएगा, या और भी मुकदमे इनके ऊपर हैं, तरह तरह की ग्राउंड्स थी और भी टेक्निकल ग्राउंड्स थी। इस तरीके के मुकदमों के लिए आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन भी लेनी पड़ती है कॉग्निजेंस लेने से पहले। तो कोर्ट ने वो पूरी सुनवाई करके 8 पन्ने का आदेश, हालांकि 11 अप्रैल को वो सुनवाई हुई थी, ऑर्डर रिजर्व था, कल ही वो आदेश आया। तो कोर्ट ने अब पूरे तरीके से रोक लगा दी है श्रीनगर कोर्ट पे कि आप इस संबंध में कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ फिलहाल नहीं करेंगे जब तक हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुन लेता। अंकुर जी, आप एडवोकेट होने के साथ साथ में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और जितेंद्र सिंह त्यागी जो पहले मुस्लिम था, वसीम रिजवी की बात हो, उसके फेवर में ऑर्डर लाने की बात हो, या मीनल खान जो मुस्लिम परिवार से ही ताल्लुक रखती है, उसके फेवर में ऑर्डर लाने की बात हो, ये सियासी तौर पे आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? देखिए, इंडिया इज ए सोसाइटी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कोर्ट को ये बताते हैं कि ये कानून है। कोर्ट कानून को समझता है, और जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस होती हैं किसी भी केस की, उस पर अप्लाई करता है। एज एन एडवोकेट, एज एन इंडियन सिटीजन, आई एम ऑल्सो बाउंड बाई व्हाट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। तो वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, जो कानून है भारत का वही चलेगा।
इसमें ये नहीं है कि सेलेक्टिवली आप किसी के ऊपर लगाएंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के संबंध में हम बात करते हैं, हमने लगातार बात की है, वो कानून से परे की बात है। मुस्लिम तुष्टीकरण कानून से परे की बात है। पहलगाम आतंकी हमला और उसमें मुस्लिम समाज से के अंदर से लोकल सपोर्ट का बिल्ड होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगातार, वो एक ऐसा मुद्दा जिस पे हमने लगातार बात की है, लेकिन वो डिफरेंट मुद्दे हैं। भारत में भारत का कानून चलेगा और सब पे बराबरी से चलेगा। और एज एन एडवोकेट, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बट ऑल्सो एज एन इंडियन सिटीजन। ये मेरा दायित्व है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि मैं हर वो काम ऐसा करूं जिससे रूल ऑफ लॉ, कानून का राज देश में स्थापित हो और मजबूत हो। तो जब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए, फिर कोई भी आएगा उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि काम तो कानून के हिसाब से होगा ना। अब कोई मुसलमान कानून से हट के मुझे कहेगा तो वो तो हम नहीं करवाएंगे या नहीं। अब ये अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो हम तो ये केस ही एक्सेप्ट नहीं करते। भारत सरकार ने कहा ये एक्सेप्शन है, हमने कोर्ट को बताया, कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, ऑर्डर पास किया और बेनिफिट मिला। लीगली सबको फायदा मिलेगा जो लीगली यहाँ पे रह रहा है, लीगली अपने काम काज कर रहा है। कहा कानून के हिसाब से, देखिए जो कानून है, और कोई किसी को खुश नहीं करना है, किसी को अपीज नहीं करना है, किसी का तुष्टीकरण नहीं करना है। राइट्स बेस्ड सोसाइटी है, राइट्स बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए हैं। मुझे लगता है कि इसी तरीके से अल्पसंख्यक समाज को भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वो ना खोजें किसी तरीके से, किसी भी सरकार से। राइट्स के आधार पे आप लें तो मुझे लगता है कि समाज में समरसता भी फैलेगी, इक्वालिटी भी आएगी। अंकुर जी, पहलगाम इंसिडेंट को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि पहलगाम इंसिडेंट जो हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में चल रहा है 1990 में, जिसका क्लाइमैक्स हुआ था और हिंदुओं को वहां से एथनिक क्लींजिंग करके निकाला था, उसी जेनोसाइड की कंटिन्यूटी है। टारगेटेड किलिंग जिससे पहले आपने देखी, टीचर्स पे हमला, वहाँ जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उन पे हमला, धर्म के आधार पे हमला, यहाँ पे भी धर्म पूछ के गोली मारी गई। तो देखिए, हम तो पहले से ये कह रहे हैं, तो धर्म पूछ के गोली मारी गई तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे हिंदू अंडर सीज है, अंडर टारगेट है। इस इस्लामिक टेररिज्म का, जिहादी टेररिज्म का जो प्राइमरी टारगेट है वो हिंदू है, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं। और हिंदू जेनोसाइड करके, और जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं वहाँ की डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करके, यानी हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करके ये इस जिहाद के प्रोसेस को चला रहे हैं। अब इस टोटल प्रोसेस में, टोटल इकोसिस्टम में, फॉरेन मर्सनरीज अगर हमारी ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो वो लोकल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के बिना नहीं हो सकता। एजेंसीज ने भी ये बात की, हम तो पिछले 7-8 साल से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ OGWs हैं, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, समाज में रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी यहीं के लोकल लोग, चाहे वो बाहर की स्टेट से आके यहाँ रेडिकलाइज करने का काम कर रहे हो, वो चला रहे हैं, जिससे आतंकवाद की सेंचुरी ये एरिया बन गया है जहाँ से रिक्रूटमेंट इजीली पॉसिबल है। लोकल लोग भी यहाँ पे आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं, आप जानते ही हैं, और फॉरेन मर्सनरीज भी हैं, पाकिस्तान का भी रोल है, वो सब चीज़ें हैं। तो इस संबंध में मुझे लगता है कि हमें सच्चाई पे पर्दा नहीं डालना चाहिए। जो लोकल सपोर्ट आ रही है, और ये मुस्लिम समाज के अंदर की समस्या है, इसे मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा। मैंने कल भी निवेदन किया था, आप जैसे लोग या जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, मुस्लिम, आपको समझना पड़ेगा कि ये मुस्लिम समाज के अंदर की समस्या है, और इसे रिफॉर्म करने के लिए, इसे बदलने के लिए आप जैसे लोगों को अपने कंधे पे ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम अपने समाज में रह के समाज को रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्मेटिव एक कैंपेन चलाएंगे। क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लोग ही अपनी समस्या को फिक्स कर सकते हैं कि हमारा समाज एक उल्टी दिशा में ना जाए, रेडिकलाइज ना हो, इंडोक्ट्रिनेट ना हो, खुद कुछ बम्बर ना बने, आतंकवादी संगठन ना चलाए, आतंकवादियों के साथ ना मिले। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमान की है, और मुसलमान अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएगा तो फिर देश में समस्या उत्पन्न जैसे हुई है वैसी होगी, आगे भी चलेगी। और फिर सोल्यूशन जो है, मुझे नहीं लगता कि स्टेट के असर्टिव रोल के बिना किसी तरीके से आ पाएगा, जिसमें वायलेंस जो है वो निहित है, हिंसा जो है वो निहित है। अगर स्टेट एक्ट करेगी तो वायलेंटली एक्ट करेगी अगेंस्ट वायलेंस, और अगर रिफॉर्म आप कर सकते हैं तो ये मुसलमानों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने समाज की समस्या को फिक्स करें। लेकिन अंकुर जी, जिन लोगों ने धर्म पूछ के उन पे गोलियां चलाई वो तो आतंकवादी थे ना, हर मुसलमान आतंकवादी तो नहीं है। और जो आपने और मैंने और पूरे देश ने देखा, जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी बाहर आई, ऐसा आज से पहले तो नहीं हुआ था कभी। और लोग चाहते हैं कि हमें इस आतंकवाद से छुटकारा मिले। ओवरग्राउंड वर्कर अगर कोई है, उसके लिए एजेंसीज को काम करना चाहिए या एक कम्युनिटी विशेष को काम करना चाहिए कि इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक तो सबका रोल है, लेकिन मैंने ये कहा कि मुस्लिम समाज
कि ये समस्या है, वहाँ से आतंक निकल रहा है, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, एक पार्ट है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका दूसरा रोल है, उनको फिक्स करना है, वो फिक्स कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे कोई पीछे नहीं हट रहा है। जहाँ चूक होगी वहाँ आप सवाल भी पूछ सकते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो और हमारा देश बचे। तीसरी चीज़, हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे लार्जली, आपका जो सवाल था ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक समय था जब आतंकवादियों की जब वहां से वो निकलती थी डेड बॉडीज, वहां पे लाखों लोग हुआ करते थे। आज ऐसा टाइम आ गया है कि वही लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों को फांसी चढ़ाओ, लेकिन हमें एक रहें तो शांति में रहें। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पहलगाम जैसे हमले के बाद प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं देखूं तो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हिंदू मुसलमान यूनाइट हो या ना हो, वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं। मेरे लिए प्रायोरिटी है ये समझना है कि एक देशवासी ये समझे कि इस टेररिज्म का प्राइमरी टारगेट हिंदू है और हिंदू जेनोसाइड एक रियलिटी है। 90 से जो जेनोसाइड हुआ उसकी कंटिन्यूटी में ये टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, क्योंकि जब तक हम इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हिंदू जेनोसाइड है, हम जो परपेट्रेटर्स हैं, आतंकी संगठन है, पूरा इकोसिस्टम है, उसे इंसुलेट कर देंगे फ्रॉम एक्शन। तो ये जो इस समय पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस करना और अपने सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज करना हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉस्ट करने में या बनाने में या उसको आगे बढ़ाने में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिनायल ऑफ जेनोसाइड या हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज ना करना की दिशा में भी जा सकती है। तो मैंने उस दृष्टिकोण से कहा जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस दिन पैदा होगी असली, अल्टीमेट, जिस दिन मुसलमान समाज ये कहेगा कि हाँ ये जिहादी टेररिज्म है। आज नहीं कह रहे, सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, पहलगाम इंसिडेंट के बाद नहीं कह रहे, सुनिए ना, ये जिहादी हर जगह टेररिज्म से तो यही आवाजें आ रही हैं। आगे की बात भी सुनिए, जिहादी टेररिज्म है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी टारगेट जो है वो हिंदू है। मुसलमान मरते हैं एज कोलैटरल। वहाँ पे जिस व्यक्ति ने बचाते हुए अपनी जान दी उसकी तारीफ सबने की, अक्रॉस पार्टी लाइन की, पूरे देश ने की, लेकिन वो टारगेट तो नहीं था ना, उस हमले का टारगेट नहीं था, बचाते बचाते शहीद हो गया, यही हुआ ना, टारगेट नहीं था। तो इस बात पे इस समय पर्दा नहीं पड़ने देना है या किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं होने देना है कि प्राइमरी टारगेट हिंदू है और हिंदू जेनोसाइड एक रियलिटी है। जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए कदम उठाने हैं, इसमें मुस्लिम समाज अगर साथ देगा फिर अल्टीमेटली जाके यूनिटी आएगी। ये हो जाने के बाद मात्र सड़कों पे एक बार उतर जाना सफिशिएंट नहीं है, वेलकम है, सफिशिएंट नहीं है। मेरा ये निवेदन रहेगा। हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे, आपस में दंगे फसाद होंगे, लड़ेंगे। अभी जो तस्वीरें हमने तस्वीरें देखी, अभी स्टूडेंट्स को मारा गया, कश्मीरी मुस्लिम्स को मारा गया, उत्तराखंड से, हिमाचल से, कहाँ से वीडियोस आई, उस पर भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। और दूसरा, अब आप ये जानते ही हैं कि इस पूरे टेरर इकोसिस्टम में आपस में लड़के तो नहीं ना खत्म होंगी चीजें, आतंकवाद को खत्म करके वो खत्म होगा। आतंकवाद की ट्रू नेचर को आपको बोलना पड़ेगा, उसके बाद उसे डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये इस तरीके का आतंकवाद है। उसके बाद जब आप स्टेप्स लेंगे तभी आतंकवाद खत्म होगा। आतंकवाद मेयर नैरेटिव बिल्डिंग या रेटरिक के आधार पे खत्म नहीं होगा कि एक दिन हम उठे, हम सड़कों पे उतर आए, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे कश्मीर की इकोनॉमी पे सारी बात आ गई, पूरा कश्मीर बदनाम हो गया। अब फायर फाइटिंग भी करनी है, सब चीज़ें करनी है, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको अपना मुंह भी दिखाना है, आप समझ रहे हैं। तो इसी और वो वही तो इस नैरेटिव को लार्जली बिल्ड किया गया। 26 लोगों का नाम नहीं आ रहा था कहीं पे जो हिंदू जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, जो असल समस्या है। एक व्यक्ति का नाम आ रहा था, उसके नाम का हमने भी स्वागत किया क्योंकि जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम भूल गए उस सारे नैरेटिव बिल्डिंग में कि टारगेट हिंदू था। किसी ने नहीं कहा कि टारगेट हिंदू था और हमें हिंदुओं को बचाना है। तो इसीलिए जब हम सच्चाई के आधार पे यूनिटी बिल्ड करने के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, तब बड़ा लंबा चलने के बाद कहीं यूनिटी आएगी, क्योंकि पूर्व का इतिहास यहाँ का ठीक नहीं रहा है और हिंदुस्तान का ठीक नहीं रहा है। 1947 में 2 नेशन थ्योरी के आधार पे ही हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान हिंदुस्तान से छीनी हुई धरती है। यहाँ की सनातन संस्कृति सभ्यता जो है पाकिस्तान की क्रिएशन उसका एंटीथीसिस है। तो इसीलिए वो लार्जर क्वेश्चंस भी हैं, मुझे लगता है, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। चलिए, आपको लेट भी हो रहा है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि यूनाइट होके ही हम इन सारी चीजों से लड़ सकते हैं। देखिए, यूनिटी, आप कह रहे हो कि यूनिटी प्रायोरिटी पे यूनाइट अभी की प्रायोरिटी यूनिटी नहीं है, क्योंकि यूनिटी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के बाद यूनिटी अचीव होगी, उसमें कई साल लग सकते हैं। पहलगाम हमले में हिंदू जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना, उसके ट्रू नेचर को, टेररिज्म के ट्रू नेचर को डायग्नोज करना और फिर काउंटर एक्ट करना, वो इस समय की प्रायोरिटी है। हिंदू मुसलमान का झूठा दिखावा अभी प्रायोरिटी नहीं है। सुरक्षा में चूक है,
ऑब्वियसली देखिए जिस तरीके से कश्मीर में हमला हुआ है और ये कई क्वार्टर से भी आया कि ये समस्या बनी, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज वर टेकन बाय सरप्राइज। तो ये सारी चीज़ें सामने, देयर इज नो पॉइंट। कार्रवाई किसी पे नहीं हुई, इनकी जिम्मेवारी थी वहाँ पे सुरक्षा देनी, प्रदान करनी। देखिए कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है कि आपको कुछ समय तक रुकना चाहिए। अभी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बाद जो डिप्लोमेटिक लेवल पे सारे डिसीजंस लिए गए, सब क्रमबद्ध तरीके से होगा। आप इस बात पे आश्वस्त रहिए और भारत के प्रधानमंत्री ने भी पूरे देशवासियों को आश्वासन दिया है कि आपकी कल्पना से परे का एक्शन होगा। आने वाले समय में आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स होते भी देखेंगे और कार्रवाई जो अनप्रेसिडेंटेड है वो भी होते हुए देखेंगे। शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। एडवोकेट अंकुर शर्मा जी हमारे से बात कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।